हाय एवरीवन, मैं हूं कुमार संजय सर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने आज के सेशन में। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज से हम लोग लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म का पार्ट शुरू कर रहे हैं, जो हमारे हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप यूजीसी नेट देखें। स्पेसिफिकली अब जो मैं सेशन यहाँ पर ले रहा हूँ वो यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से है, और बाकी आगे जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी में वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी बेनिफिशियल है। तो फिर चाहे आप किसी भी अदर स्टेट में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये हर जगह ही पूछा जाता है। तो बेसिकली चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे आपका जीआईसी वाला हो पीजीटी, या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या फिर आपका यूजीसी नेट हो, ये हर जगह ही ऐसे टॉपिक्स में लेके आऊँगा लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म के, वो आपसे पूछे जाएंगे। आज का सेशन लेंदी होने वाला है, लेकिन मैं ये आपके साथ प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आपने इस वाले वीडियो को पूरा देख लिया शुरू से लेकर के अंत तक, तो फिर चाहे किसी भी प्रकार से कैसा भी क्वेश्चन इस वाले अगर टॉपिक से बनाया जा रहा है, तो आप मिस नहीं करेंगे, आपका गलत नहीं होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, बस बने रहिएगा हमारे साथ में। ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल है। इसका इंट्रोडक्शन पहले हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या है। जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ उन्हें कहीं पर आप नोट डाउन कर लेना। ऊपर टॉपिक में हेडिंग डाल लूँ ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, और जहाँ मैं बोलूँ कि ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पर आपको केवल ध्यान देना है, बाकी नहीं। ये इतना बड़ा टेक्स्ट इसलिए रखा हुआ है ताकि चीज़ें आप कनेक्ट कर सकें, कोरिलेट कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि आपका जो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है, बेसिकली ये ओरिजिनली, ये वाला वर्ड याद रखना, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। पहला क्या ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट ओरिजिनली कितने पार्ट में आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 पार्ट्स में, पहला फैक्ट है। फिर ये किस में पब्लिश होता है, तो द इगोइस्ट में। ठीक है, याद रखना, द इगोइस्ट मैगजीन है उसमें। कब? 1919 में। तो ओरिजिनली ये आता है 1919 में, इगोइस्ट मैगजीन में पब्लिश होता है, और ये 2 पार्ट्स में आता है। तो आपके पीजीटी लेवल में क्या ही बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि इन विच मैगजीन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट वाज पब्लिश्ड, तो आंसर लगा देना द इगोइस्ट। पूछा जाए कब, तो 1919 लगा देना। अब अगर इस प्रकार से प्रश्न बना जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इन हाउ मैनी पार्ट्स ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 पार्ट्स। ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद याद रखना 1920 में, ठीक है, इनका एक कलेक्शन है जिसका नाम है द सेक्रेड वुड, ये याद रखना है आपको। इसमें ये आता है, तब इसके 3 पार्ट हो जाते हैं, ध्यान देना। Tradition and individual talent was included in the Sacred Wood, and finally it published in 3 editions। मतलब कह सकते हैं 3 वॉल्यूम, कह सकते हैं 3 पार्ट, कह सकते हैं 3 पार्ट में आता है। तो कौन कौन से 3 पार्ट्स होने वाले हैं वो आपको ध्यान देना है। ठीक है जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं द एसे इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो ये जब आता है आपका ना सेक्रेड वुड में, तब ये 3 पार्ट में आता है। पहले पार्ट में क्या बताएंगे, इलियड एक्सप्लेन्स हिज आइडिया ऑफ ट्रेडिशन। तो ध्यान रखना है, पहले में डेफिनेशन दी जाती है ट्रेडिशन की, व्हाट इज ट्रेडिशन। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि यूजीसी नेट में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि बेसिकली ट्रेडिशन को इलियट ने कैसे यूज़ किया है, बेसिकली निगेटिव सेंस में या पॉजिटिव सेंस में, या निगेटिव एंड पॉजिटिव बहुत है, इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, आंसर था उसका निगेटिव। अर्लियर इसको जो यूज़ किया था बेसिकली निगेटिव में किया था, लेकिन बाद में इसको बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया गया था। तो आयोग ने निगेटिव आंसर इसका माना था, वो हम लोग आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट में इलियड एक्सप्लेन करते हैं ट्रेडिशन का। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपका आता है इलियड का मोस्ट फेमस थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। तो आपको पता ही होना चाहिए, ये तो खैर आप जान भी रहे हैं कि पीजीटी में पूछा जब भी जा चुका है कि थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी जो बेसिकली थ्योरी किसने दी, तो इलियट ने दी। पूछा जाए किस वाले वर्क में दिया, तो ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट में दिया। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए हमको एक प्रश्न, अगर इसको थोड़ा टफ बनाना तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम आपको एक प्रश्न देंगे, तो हम आपको ऑप्शन में देंगे कि इन विच वर्क डू यू फाइंड द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। ठीक है जी, तो आपको ऑप्शन देंगे कि भाई द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, या फिर द सेक्रेड वुड, इस तरीके से कलेक्शन का नाम देंगे। ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट हटा देंगे हम, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसमें तो ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट है ही नहीं। लेकिन भैया ध्यान रखना है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट द सेक्रेड वुड में बाद में इंक्लूड किया गया था, इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेक्रेड वुड माना जाएगा। ये होता है टफ बनाने का तरीका। तो दूसरे पार्ट में क्या है, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी है, और थर्ड पार्ट में इनका क्या है, एक बेसिकली क्रिटिकल असेसमेंट है, यानी कि एक कंक्लूजन है। ठीक है, 3 पार्ट आपके हो गए। क्या हुआ, पहला डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिशन, नंबर 2 थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, एंड नंबर 3 कंक्लूजन। ठीक, बेसिक पार्ट आपका हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो नोशन ऑफ ट्रेडिशन, बेसिकली इलियट के हिसाब से नोशन क्या था, तो मैंने बताया था कि इसको निगेटिव में यूज किया गया है।
देखो, इलियड बिगिंस द एसे बाय पॉइंटिंग आउट दैट द वर्ड ट्रेडिशन इज नॉट एक्सेप्टेबल, ध्यान रखना, टू द इंग्लिश, यानी कि जितने भी, द इंग्लिश का मतलब समझ ही सकते हैं, ब्रिटिश राइटर से यहाँ पर लगाया गया है कि जो लोग भी इस ट्रेडिशन को देख रहे थे, ब्रिटिशर्स जो भी राइटर्स थे, उन्होंने इस ट्रेडिशन को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है जी, बिकॉज इट मे नॉट कैरी द आइडिया ऑफ बीइंग ओरिजिनल। कारण क्या था, तो इसीलिए ये माना जाता है कि ट्रेडिशन जो है बेसिकली निगेटिव में इसका यूज किया गया था। क्यों? क्योंकि अगर प्रश्न अब ये बना दिया जाए कि वाई द इलियट गेव अ ट्रेडिशन नोशन इन अ नेगेटिव वे, तो याद रखना बिकॉज इट लैक्स ओरिजिनलिटी। इन्होंने माना है कि ट्रेडिशन जो है बेसिकली ये आइडिया कैरी नहीं करती ओरिजिनलिटी वाला, तो यहाँ लिखा है ना, इट में नॉट कैरी द आइडिया ऑफ बीइंग ओरिजिनल, ये ओरिजिनल नहीं है, ये माना गया है। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ओरिजिनल क्यों नहीं है, तो आपको सब बात समझ में आएगी बहुत बेहतरीन तरीके से, बने रहिए साथ में। तो क्यों नहीं, इन्होंने कहना है कि द इंग्लिश प्रेजेस पोएट्स फॉर वर्क्स दैट आर इंडिविजुअल एंड ओरिजिनल। अब इंग्लिश वाले ये मान रहे थे कि देखो यार, ट्रेडिशन का मतलब आप सिंपल सी भाषा में ये समझ लो कि जैसे जो भी राइटर्स हुए हैं पुराने ज़माने में, तो उन्होंने जिस पैटर्न पर लिखा, जो भी उन्होंने मीटर यूज़ किया, ठीक है, उसको आपने एज इट इज़ उठा के रख लिया, तो फिर तो ओरिजिनलिटी ख़त्म हो गई ना उस वर्क की, क्योंकि जो पहले लिखा हुआ था आपने उसी पर स्टोरी, उसी के बेस पर स्टोरी बना दी। आजकल आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री जो मूवी आती है ना भाई, ओरिजिनली इंसिडेंट वो थी, आपने उसी को लेकर के बना दिया सेम। तो फिर आपने क्या किया, आपको खुद का इंडिविजुअल कहीं पार्ट है नहीं है, तो आपका इंडिविजुअल पार्ट और आपकी ओरिजिनलिटी खत्म हो गई। उसमें राइटर ने अपना दिमाग तो कुछ क्रिटिकल या क्रिएटिव कह सकते हैं यूज ही नहीं किया, इसीलिए इस ट्रेडिशन को नेगेटिव वे में यूज़ किया गया था। कारण ये था क्योंकि इंडिविजुअल पार्ट पे उनका कुछ भी अपना खुद का नहीं था। ध्यान रखना, ये कह रहे हैं कि द ट्रू मार्क ऑफ अ पोएट लाइज इन हिज ओरिजिनलिटी। टीएस इलियट के हिसाब से कि भैया जी, बढ़िया आदमी वही है जो बेसिकली ओरिजिनल लिखता हो, खुद का उसमें हो, कहीं से कुछ ना लिया हो। तो दिस इंपॉर्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअलिटी शोज दैट द इंग्लिश प्रेजेस पोएट्स फॉर द रॉन्ग रीजंस। इलियट डज नॉट एग्री विद द इंग्लिश। अब यहाँ पर जो है, जो भी और राइटर्स हुए हैं उनका जो है यहाँ पर खंडन कर रहे हैं इलियट महोदय जी, कहते हुए बिकॉज ही फील्स दैट द बेस्ट एंड द मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ अ पोएट्स वर्क्स वुड रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द राइटर्स ऑफ द पास्ट। ध्यान देना, इस लाइन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी क्या बताया कि जो अंग्रेज थे, यानी कि जो भी, वो लोग ट्रेडिशन को अच्छा नहीं मानते थे। कारण ये था कि इसमें ओरिजिनलिटी की कमी थी। उनका मानना ये था कि जो लोग ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, बेसिकली पुराने ट्रेडिशन को जो फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना खुद का कुछ ओरिजिनल क्रिएटिव नहीं दिया, इसीलिए खंडन कर दिया। इलियट महोदय जी ने कहा है कि इन लोगों ने इस इंडिविजुअलिटी को गलत तरीके से लिया हुआ है। इनका मानना यह है कि देखो, कोई भी राइटर अगर लिख रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है क्लासिकल राइटर्स का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लासिकल राइटर्स ने जो भी लिख दिया उसको एज इट इज आपने उठा लिया, वो नहीं होना चाहिए। और अगर भाई जैसे हम और आप हैं, कोई महान व्यक्ति बता रहा है आपको, ओबियसली जैसे विवेकानंद हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हमारे यहाँ पर हो गए, भीमराव अम्बेडकर जी हो गए, तो वो क्या है भाई, हमारे एक आदर्श हैं, हमारे, मान लो हम उनको एज इट इज क्लासिकल समझते हैं। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा उनके द्वारा बताई गई चीज़ों को आप एकदम पूरा अडॉप्ट कर लें, उसी पे चल रहे हैं, तो फिर ये ट्रेडिशनल माना जाएगा। उन्होंने जो बताया उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने खुद के विचारों को इंक्लूड करेंगे, तो आपका खुद का उसमें रिफ्लेक्शन होगा। तो ये चीज़ जो है इस प्रकार की, ये टीएस इलियट ने बेहतरीन मानी। तो उन्होंने कहा है कि ही फील्स दैट द बेस्ट एंड द मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ अ पोएट्स वर्क वुड रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द राइटर्स ऑफ द पास्ट। तो अब ये ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से लाइन बनेगी, अकॉर्डिंग टू टीएस इलियट विच इज द बेस्ट एंड मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ अ पोएट। कहने का मतलब ये हुआ है, टीएस इलियट के हिसाब से किसी भी राइटर का बेस्ट और मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट कौन सा माना जाएगा, जिसमें इन्फ्लुएंस होगा पास्ट के राइटर्स का, लेकिन पूरा नहीं, इन्फ्लुएंस होगा केवल। ठीक, ये ध्यान देना। तो ये वाला एक क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। इन इलियट्स ओन वर्ड, इफ वी अप्रोच, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से, इफ वी अप्रोच अ पोएट विदाउट हिज प्रेजुडिस we shall often find that not only the best but the most individual part of his work may be those in which the dead poets, his ancestors, assert their immortality most vigorously। अब ये ध्यान देना, इन्होंने क्या कहा है कि ये इंडिविजुअल पार्ट
उसको बेस्ट मानेंगे जब हम जो हमारे क्लासिकल राइटर्स हैं या जो डेड पोएट्स हैं या कि जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है ना, उनके बारे में एकदम प्रेजुडाइज नहीं होंगे। जैसे मान लो हमने कहा कि अरिस्टोटल बढ़िया है या होमर बढ़िया है, हम इनको पसंद करते हैं, या मान लो हमारे रिलेशन लगते हैं, तो फिर हम उन्होंने जो वर्क लिखा और हमने उसको जो है बेहतरीन मान लिया, तो फिर ये वाला जो है कहानी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। प्रेजुडिस नहीं रखना है। राइटर कोई भी हो, अगर उसने बेस्ट लिखा है और आप उससे प्रभावित हैं और उसी के आधार पर आप अपनी चीज़ों में इंसर्ट करते हैं चीज़ों को और उसमें मॉडिफाइड करते हैं, तो फिर वो वाला पार्ट बेस्ट माना जाएगा। तो यही ध्यान रखना यहाँ से, इफ वी अप्रोच अ पोएट विदाउट हिज प्रेजुडिस, अगर किसी भी पोएट को हम बिना प्रेजुडिस के अप्रोच करते हैं, मतलब अंधविश्वासी नहीं होना है, रिलेशंस को अलग हटा देना है, और वी शैल ऑफन फाइंड, हमको पता लगेगा कि नॉट ओनली द बेस्ट बट द मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ हिज वर्क मे बी दोज इन विच द डेड पोएट्स, तो उसका वर्क जो है बेसिकली बहुत माना जाएगा, बढ़िया माना जाएगा, जिसमें डेड पोएट्स का या उनके एंसेस्टर्स का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी। अब ये है कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है ट्रेडिशन का, आखिर ये ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट की बात क्या की है। तो देखो कुछ सिंपल सी भाषा में समझो यार, ट्रेडिशन का मतलब क्या हुआ, जो पारंपरिक रूप से जो चीज़ें चली आ रही हैं उनको आपने एज इट इज अगर ग्रास्प कर लिया, तो फिर आपका टैलेंट क्या है। दिमाग हमने कहीं यूज ही नहीं किया, जो है उसको बस वही छाप दिया, नहीं। इन्होंने कहा है कि देखो ट्रेडिशन आप फॉलो कीजिए, क्लासिकल एंसेस्टर्स जो भी डेड राइटर्स हैं उनको फॉलो कीजिए, लेकिन अपना खुद का टैलेंट आपको यूज़ करना है। ठीक है, टैलेंट का मतलब यहाँ पर माइंड है। माइंड का मतलब यहाँ पर आपको आगे ये देंगे एक एग्जाम्पल कि भाई देखो आप चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं लेकिन उससे एकदम प्रभावित नहीं होना है। ठीक है ना, आपको उससे प्रभावित नहीं होना है और चीज़ों को ग्रैस्प करना है अपने हिसाब से और बाद में उसमें मॉडिफाई करना है। तो यहाँ देखेंगे लिखा है एलियट कंसीडर ट्रेडिशन टू बी इमेंस सिग्निफिकेंस, ट्रेडिशन इज नॉट अ ब्लाइंड एडहेरेंस टू द वेज ऑफ द प्रीवियस जनरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये प्रश्न बना दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ट्रेडिशन, तो वहां कर देंगे कि ट्रेडिशन इज अ ब्लाइंड एडहेरेंस टू द वेज ऑफ द प्रीवियस जनरेशन। तो याद होना चाहिए जो भी प्रीवियस जनरेशन्स रही है उनके द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उनको आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है। ये ब्लाइंड एडहेरेंस नहीं है ट्रेडिशन। अगर आप ट्रेडिशन मतलब ब्लाइंड एडहेरेंस करके आप उनके ट्रेडिशंस को उनकी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर वो ट्रेडिशन नहीं मानी जाएगी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये आ सकता है। बाकी क्या है, ट्रेडिशन इज नॉट नीदर अ स्लैविश इमिटेशन। देखो याद रखना, सीधा कह दिया उन्होंने कि ये स्लैविश इमिटेशन नहीं है, नॉर अ मेयर रेपुटेशन, और ना ही ये रेपुटेशन मात्र है कि उन्होंने जो लिखा उसको इमिटेट कर लिया और वही चीज़ को रिपीट कर दिया। ना, ये ट्रेडिशन नहीं है, ये ट्रेडिशन नहीं हो सकती। ठीक है, याद रखना, अगर वो कह दें कि ट्रेडिशन इज अ स्लैविश इमिटेशन और अ रेपुटेशन, तो ये गलत होगा, ये नहीं है। ट्रेडिशन इमिटेशन और रेपुटेशन नहीं हो सकती है ऑफ व्हाट हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड, जो पहले मिला जा चुका है। ओरिजिनलिटी, ध्यान ना, ओरिजिनलिटी एंड नोबेलिटी आर बेटर देन द रेपुटेशन, क्योंकि ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, नोबेलिटी होनी चाहिए, ये बेटर माने गए हैं रेपुटेशन से। और पैसिव रेपुटेशन जो भी आपका है, पैसिव रेपुटेशन का मतलब आपने कुछ किया ही नहीं, बस ऐसे ही चीज़ों को अडॉप्ट कर दिया, तो वो नहीं, पैसिव रेपुटेशन भी ट्रेडिशन नहीं हो सकती। ध्यान रखना, मैंने क्या काटा है, इमिटेशन नहीं हो सकती, रेपुटेशन नहीं हो सकती, पैसिव रेपुटेशन नहीं हो सकती है ये। तो एलियट के हिसाब से क्या है, तो इन्होंने कहा है कि ट्रेडिशन इज अ मैटर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस, तो ट्रेडिशन कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट। सीधे इन्होंने कहा है कि ट्रेडिशन जो है वो बेसिकली इनहेरिटेड नहीं की जा सकती है। समझ में आई बात है, उसको अचीव करने के लिए आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे, अपना क्रिटिकल एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, क्रिटिकल माइंड यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के ट्रेडिशन मिलेगा। तो याद रखना, ट्रेडिशन कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इट कैन बी ओनली अचीव्ड बाय हार्ड लेबर। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट हाउ ट्रेडिशन कैन बी अचीव्ड, तो कैसे अचीव करेंगे, ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये केवल अचीव कर सकते हैं आप हार्ड लेबर से। तो ये आपको ध्यान देना है, ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इसको जहाँ पॉइंट बता रहा हूँ वही नोट करना है, बाकी कुछ नहीं नोट करना है। ठीक है, और कोई भी प्रश्न बना दे, गारंटी लेता हूँ कभी गलत नहीं होगा। तो दिस लेवर इज द एफर्ट टेकन टू नो द पास्ट राइटर। अब ये हार्ड लेवर किससे एसोसिएटेड है, किस हार्ड लेवर की बात करें, कुल्हाड़ी लेके जाना है आपको, फावड़ा लेके जाना है क्या आपको, नहीं। हार्ड लेबर का मतलब है कि जो भी क्लासिकल राइटर्स रहे हैं उनके बारे में जानिए आप कि कौन सा जो है इन्होंने एरिया सेलेक्ट किया, किस पैटर्न पे चीज़ों को लिखा,
किस प्रकार के कोहेरेंस इन्होंने मतलब शब्दों को जो है एकदम वूवन किया हुआ है ना, कैसे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया है, कैसे सीक्वेंशियल इंसिडेंट्स को लगाया है, ये चीजें आपको करनी है। राइटर्स जो पास के राइटर्स हैं उनके वर्क्स को पढ़ करके उनको जानना। तो हार्ड लेबर यहाँ पर किससे एसोसिएटेड है? हार्ड लेबर है टू नो अबाउट द पास्ट राइटर्स, ये वाला। ठीक है, ये बात समझ लेनी आप। तो इट इज द एफर्ट टेकन टू द सेपरेट द गुड फ्रॉम द बैड, ये ध्यान देना। इट इज द एफर्ट टेकन टू सेपरेट द गुड फ्रॉम द बैड। अब ये ध्यान देना, ये एफर्ट क्या है? मैं वही बता रहा हूँ, जैसे आपको वर्क पढ़ रहे हैं तो उस वर्क में आपने देखा अगर कुछ भी आपको बैड लगा है तो उस बैड से आपने अच्छा क्या सीखा। खराब चीज में ऐसा नहीं कि दुनिया में सारी चीजें खराब होती हैं, आप जान नहीं रहे हैं, कभी कभी खराब आदमी भी अच्छा ज्ञान देके चला जाता है। तो हमको व्यक्ति खराब उससे मतलब नहीं है, आप उससे अच्छा क्या सीख सकते हैं ये जरूरी है। तो वही चीज जानना ही हार्ड लेबर होता है। और जब हार्ड लेबर कर लिया तो आपने पास्ट राइटर को जान लिया, और आपने पास्ट राइटर को जान लिया वो आपने वर्क में वैसे मेंशन कर दिया, और वर्क में मेंशन कर दिया तो उसमें ओरिजिनलिटी और इंडिविजुअलिटी आ गई। और अगर ओरिजिनलिटी इंडिविजुअलिटी आ गई तो आप समझ लो आपने ट्रेडिशन को छू लिया। बात समझ में आई? ये बात। चलो चाय पियो रहा, आगे चलते हैं। ये बात समझ में आ गई, गुड को कहां से निकालना है? बैड से। एंड टू नो व्हाट इज गुड एंड यूजफुल, आपको ये भी जानना है कि क्या सही है क्या गलत। ट्रेडिशन कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली बाय दोज हु हैव हिस्टोरिकल सेंस। ये भाई साहब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये ध्यान रखना दो चीजें यहाँ पर, अगर आपसे प्रश्न इस तरीके से बना दिया है कि हु कैन अचीव ट्रेडिशन, क्या हु कैन अचीव ट्रेडिशन अकॉर्डिंग टू T.S. Eliot, तो याद रखना दोज पीपल कैन अचीव हिज ट्रेडिशन हु हैव अ हिस्टोरिकल सेंस। हिस्टोरिकल सेंस जिनके अंदर है वही ट्रेडिशन को अचीव कर सकते हैं। अब ये आपकी चीज दिमाग में आनी चाहिए कि यार गुरुजी ये हिस्टोरिकल सेंस क्या है? तो भैया लाल याद, हिस्टोरिकल सेंस कुछ नहीं है, पास्टनेस ऑफ द पास्ट, कि जो चीज पास्ट में गुजर चुकी है उस पास्टनेस से आपने क्या सीखा है जिससे आप अपना प्रेजेंट सही कर सकें, दैट इज हिस्टोरिकल सेंस। और हिस्टोरिकल सेंस मतलब क्या है? ये इसमें टाइमलेसनेस है, टेम्पोरल है ये, इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है कि एक पर्टिकुलर रहा है पीरियड है उसी में आप, नहीं, टाइमलेसनेस है। आप जितना ट्रेवल कर सकते हैं करिए, आपको जो भी पास्टनेस से मिले उसे आप लीजिए और अपने प्रेजेंट में इंक्लूड कीजिए ताकि आपका फ्यूचर और आपका प्रेजेंट दोनों सही हो सकें। ठीक है, तो एक बात याद रखना, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हिस्टोरिकल सेंस किसने दिया तो T.S. Eliot ने टर्म दिया है, याद रखना। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि ट्रेडिशन कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड और अचीव्ड ओनली बाय दोज हु हैव हिस्टोरिकल सेंस। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है आपके हिस्टोरिकल सेंस की, ये क्या है? तो अगला ये पीजीटी में आ सकता है कि भैया जी हिस्टोरिकल सेंस बेसिकली क्या है, या हु कॉइन्ड द टर्म हिस्टोरिकल सेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू T.S. Eliot, हिस्टोरिकल सेंस इन्वॉल्व्स अ परसेप्शन नॉट ओनली द पास्टनेस ऑफ द पास्ट बट आल्सो ऑफ इट्स प्रेजेंस। ये बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि एलियट के हिसाब से हिस्टोरिकल सेंस का मतलब क्या है, केवल केवल आप पास्टनेस आप पास्ट की नहीं देखेंगे कि भाई जो चीज़ बीत गई उस टाइम पर कैसी क्या चीज़ें थी क्या हुआ था, नहीं, बल्कि मैंने आपको बताया ना उस चीज़ से सीख करके उसका क्या एप्लीकेशन है प्रेजेंट में, वो आपको जानना ही हिस्टोरिकल सेंस कहलाता है। और अगर इतनी बात आप समझ गए तो आप ट्रेडिशन आपने पाले। जैसे आप समझिए कितने ज़्यादा जो है हमारे यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, या फिर अंग्रेज हमारे यहाँ पर शासन किए हैं, या फिर जो फॉरेनर्स थे उन लोगों ने हमारे यहाँ पर शासन किया है, मुस्लिम आक्रमण हमारे यहाँ पर हुए हैं, तो या जो राजा महाराजा उन्होंने क्या गलती उस टाइम पर की थी, उस टाइम का क्या सिनेरियो था जिसके कारण ये चीज़ इंसिडेंट हैपन हुई। उस अगर हम जब उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमको ये दिमाग में रखना चाहिए कि अगर ये चीज़ ना होती तो शायद ये ना होता, तो भविष्य में उस चीज़ को हम अप्लाई करेंगे प्रेजेंट में, ताकि जो चीज़ वहाँ रिपीट हो चुकी वो चीज़ हम वर्तमान में रिपीट नहीं होने देंगे। ठीक है, और ये चीज़ आप जान गए तो आप ट्रेडिशनल राइटर हो गए, आपके अंदर ट्रेडिशन है। तो याद रखना हिस्टोरिकल सेंस मतलब क्या है, इट इज़ नॉट ओनली द पास्ट ऑफ द पास्ट बट आल्सो इट्स प्रेजेंट। प्रेजेंट को भी ध्यान में रखना है मेरे लाल, तो ये वाला हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक है, पास्टनेस ऑफ द पास्ट बट आल्सो इज प्रेजेंट। जब तक प्रेजेंस नहीं आएगा, ठीक है, तब तक हिस्टोरिकल सेंस अपने आप में पूर्ण है। प्रेजेंस का मतलब वर्तमान, ठीक है, उसको याद रखना है कि इसका कोई जो है एप्लीकेशन है वर्तमान में नहीं।
One who has the historical sense feels that the whole of the literature of Europe, from Homer down to his own day, including the literature of his own country, forms one continuous literary tradition. और जिसके अंदर ये हिस्टोरिकल सेंस है, तो वो कह रहे हैं पूरे मेरे यूरोप की लिटरेचर और होमर से लेकर के आज तक जितनी भी फॉर्म है लिटरेचर की, उन लोगों ने ट्रेडिशन को फॉलो किया है। किसकी बात कर रहे हैं? जिनके अंदर हिस्टोरिकल सेंस है। तो होमर से लेकर के अब तक जिनके अंदर हिस्टोरिकल सेंस है, तो मैं मानूंगा कि उनका लिटरेचर ट्रेडिशन को फॉलो किया है। ठीक है, चलिए अब ये देखो, इलियट का मानना है कि जो द पास्ट इज फाउंड इन द प्रेजेंट, याद रखना, एंड द पास्ट एंड द प्रेजेंट फॉर्म्स वन कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलियट महसूस करता है कि जो पास्ट है वो बेसिकली प्रेजेंट में है। अब ये पास्ट प्रेजेंट में है मतलब क्या? जैसे यार हमने वही बात, कितने अभी तक स्लोगन्स, उनके द्वारा दिए गए नारे, उनके द्वारा सत्य और अहिंसा, उस चीज़ को आपको लगा कि ये चीज़ ठीक है, उसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, तो वो आज भी जिंदा है कि नहीं जिंदा है? तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आज भी एप्लीकेबल है। उस ज़माने में जैसे आप एक चीज़ समझिए, हीरो कपलेट कहाँ से कहाँ तक चलता चला आया, तो चीज़ें जब जब लगा कि इसका जो है एग्जिस्टेंस खत्म होने लगा, तो चीज़ को हम डिस्कार्ड करते हुए चले गए धीरे धीरे, है कि नहीं? तो वही चीज़ ध्यान रखनी है। तो दिस हिस्टोरिकल सेंस इज द सेंस ऑफ द टाइमलेसनेस, टाइमलेस, ठीक है, एंड टेम्पोरल। तो याद रखना, हिस्टोरिकल सेंस टाइमलेस है और टेम्पोरल है, ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी आपको बताया था। ठीक, एंड इट इज दिस हिस्टोरिकल सेंस विच मेक्स अ राइटर ट्रेडिशनल। तो मैंने बता दिया आपको, जिसके अंदर हिस्टोरिकल सेंस है वही एक ट्रेडिशनल राइटर है। याद रखना, a writer without historical sense cannot be a traditional writer. This thing we have a need to keep on our mind. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राइटर एंड हिज सेंस ऑफ ट्रेडिशन, इसको थोड़ा इतना ज़्यादा मतलब नहीं करेंगे, बस फटाफट इसको देख लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, अ राइटर विद द सेंस ऑफ ट्रेडिशन बिकम्स कॉन्शियस ऑफ हिज जनरेशन एंड आइडेंटिफाइज हिज प्लेस अमंग द राइटर्स ऑफ द प्रेजेंट एज, इज कॉन्शियस ऑफ हिज रिलेशनशिप विद द राइटर्स ऑफ द पास्ट। मतलब अगर एक राइटर है जो पास्ट के राइटर्स के बारे में कॉन्शियस है, तो फिर आप समझ लो कि वो फिर अपने वर्क के प्रति और अपने ट्रेडिशन के प्रति वो जागरूक है। तो वो बेसिकली जो है कंटिन्यूअस जो ट्रेडिशनल पैटर्न है उसको वो फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि राइटर को हम कैसे जज करें। तो राइटर्स वर्थ कैन नॉट बी असेस्ड इन आइसोलेशन। अब आइसोलेशन का मतलब ऐसा नहीं कि कोने में बैठ के पढ़ रहे हो, ये मतलब आइसोलेशन का नहीं। आइसोलेशन का मतलब जैसे मान लो हमने कोई वर्क लिखा, तो अब हमने आपको अपना किताब दिया कि भाई इसको पढ़ना और बताना, तो आप गए अपने घर में बेड पर लेटे लेटे, मस्त एसी चल रही है, पंखा चल रहा है, मस्त पढ़ रहे हो, और फिर आपने बताया कि नहीं यार बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया लिखे हो, तो ये एक जजमेंट नहीं है। तो फिर कैसे? आइसोलेशन का मतलब है कि यार पुराने राइटर्स को आप लो, दो चार पंक्तियां टच स्टोन मेथड वाला यहाँ पर है, उन्हीं के बेस पर आप जो है ये जानने की कोशिश कीजिए कि इस वाले वर्क में एस्थेटिक ब्यूटी और उस वाले वर्क में एस्थेटिक ब्यूटी कैसी है, उसमें रियलिज्म क्या है, इसमें फैक्ट क्या है, उसमें सीक्वेंस क्या है, इसमें क्या है। और जब आप कंट्रास्ट और कंपेरिजन करेंगे, देन यू विल कम टू नो दैट दिस पर्टिकुलर वर्क इज अ ट्रेडिशनल और नॉट। ठीक है जी, तो याद रखना, ये आइसोलेशन में जज नहीं करेंगे। तो याद रखना, आइसोलेशन अगर आ रहा है जज करने के लिए तो गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा है द वैल्यू ऑफ द पोएट or an artist can be judged only if his work is compared and contrasted with the work of the poets and the artists of the past। बात समझ में आ गई? पास्ट के राइटर के साथ में उनके वर्क्स को करो वही, तो ये टच स्टोन मेथड से मिला जुला है, याद रखना, मैथ्यू नोड वाला। ठीक, आप बताएं ना, देखो ट्रेडिशन कॉन्स्टेंटली चेंज ग्रोथ एंड इन्फ्लुएंस द अदर वर्क्स इन अ डिफरेंट वे। तो मैंने बताया ये टेम्पोरल है बेसिकली, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, ये भी याद रखना। ये स्टैटिक बोल दिया जाए कि ट्रेडिशन स्टैटिक है तो गलत आंसर हो जाएगा, नहीं, ये टेम्पोरल टाइमलेस है। अब असेसमेंट ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट, तो वही बताया कि कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ देखते हैं। देखो भाई, यहाँ तो देखो, यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से द पास्ट डायरेक्ट द प्रेजेंट। तो वही बताया ना कि पास्ट क्या करता है, डायरेक्ट करता है प्रेजेंट को। वही बात बताया ना कि पुराने वाले लोगों ने जो किया है उनकी गलतियों सीख लो यार, तो कभी आपको गलती नहीं करने मिलेगी, तब आप अच्छे मार्ग पर चले जाएंगे। पता लगे कि भी
आप खुद ही गलती करके सीख रहे हो तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे एक उदाहरण है, मान लो एक आदमी जा रहा था, अचानक से गड्ढे में गिर गया वो, तो वो वहाँ खड़ा हो गया, आगे आकर के बोला भैया उधर मत जाना, उधर बहुत गड्ढा है यार, और न बड़ा समस्या हो सकती। तो दूसरा आदमी जा रहा था, नहीं यार कहीं ये बहका तो नहीं रहा, कहीं हमको डाइवर्ट तो करने की कोशिश नहीं कर रहा। उसने उसकी बात नहीं मानी, खुद गड्ढे में गिर गया। तब उसको बात समझ में आई कि हाँ यार ये बात तो सही कह रहा था, तब तक हो गया लेट। पहले सुन ले तो गड्ढे में नहीं गिरते, है कि नहीं, तो बाद में गिर गए। तो वही चीज़ है कि पास्ट क्या करता है, डायरेक्ट करता है प्रेजेंट को, एंड द प्रोसेस इट गेट्स मॉडिफाइड एंड अल्टर्ड बाई द प्रेजेंट। बाद में क्या है, ये प्रोसेस है, ये मॉडिफाई हो जाता है और अल्टर्ड हो जाता है प्रेजेंट के थ्रू। मैंने बताया ना, अगर इसका एप्लीकेशन प्रेजेंट में जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे चेंज होता रहेगा। अब जैसे देखो, एवरी ग्रेट पोएट लाइक वर्जिल, दांते और शेक्सपियर एड समथिंग टू द लिटरेरी ट्रेडिशन आउट ऑफ विच फ्यूचर पोएट्री वुड बी रिटन। तो जैसे दांते शेक्सपियर आए, आपको पता है टार्जा राइम वगैरह, ये आप जानते हैं शेक्सपियरियन सोनेट वगैरह, ये इन्होंने कुछ नया इजाद किया जिससे फ्यूचर की पोएट्री भी इंप्रूव हुई। तो इसमें एक बात याद रखना है, इसमें कौन कौन से राइटर के बारे में मेंशन किया गया, वर्जिल, दांते और शेक्सपियर। ये आ सकता है आपके पेपर में कि किन राइटर को मतलब इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये कंपेयर और कंट्रास्ट वाला हमने आपको बता दिया, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये वही है इसमें। अब द सेंस ऑफ ट्रेडिशन, इसको समझते हैं। देखो, द सेंस ऑफ ट्रेडिशन डजंट मीन दैट द पोएट शुड ट्राई टू नो द पास्ट एज अ होल। याद रखना, इन्होंने क्लियर यहाँ पर बोल दिया टीएस इलियट ने कि यार देखो, हमारे हिसाब से ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरीके से पास्ट को जान रहे हैं। याद रखना, ये पास्ट एज अ होल, विदाउट मेकिंग एनी जजमेंट ऑफ द वर्क ऑफ द पास्ट, ठीक है। सच अ मूव वुड बी अनडिजायरेबल। अगर आप जैसे आप पूरे का पूरा पास्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मतलब अनडिजायरेबल है। द पास्ट मस्ट बी एग्जामिन्ड क्रिटिकली एंड ओनली द सिग्निफिकेंट इन इट शुड बी एक्वायर्ड। तो मैंने आपको क्या बताया था यार, कितना भी बुरा आदमी हो तो आपको बुरे से मतलब नहीं है ना, गुड फ्रॉम द बैड लेना है आपको, कुछ ना कुछ तो अच्छा बताएगा। इंसान खराब नहीं होता है ना, स्थिति खराब होती है व्यक्ति की जो उसे वैसा करने पे मजबूर कर देती है। व्यक्ति हमेशा ही अच्छे होते हैं, सभी भगवान ने बनाए सभी अच्छे होते हैं, लेकिन विषम परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है, ठीक। तो इंसान को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इंसान की हैबिट्स को क्रिटिसाइज हमें करना चाहिए, यही क्रिटिसिज्म कहलाता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि यार देखो, आप पास्ट पूरा देख रहे हो तो पूरा का पूरा पास्ट ऐसा नहीं गया जिस चीज़ आपको उसको उठा लिया, बल्कि आपको ये देखना है कि उसका अप्लीकेशन है भी या नहीं है वर्तमान में। नहीं है तो जाने दो। तो वही चीज़ बताया गया, उसको क्या करना है, आपको एग्जामिन करना है क्रिटिकली, ठीक है। तो द सेंस ऑफ द ट्रेडिशन डज नॉट सजेस्ट दैट द पोएट शुड नो ओनली अ फ्यू पोएट्स हु ही एडमायर्स। अब ये भी याद ध्यान रखना कि पास्ट का मतलब ये नहीं कि जो आपको राइटर्स अच्छे लग रहे हैं केवल आप उन्हीं को एडमायर कर रहे हैं, ये भी ट्रेडिशन नहीं है। सच अ डिसीजन वुड बी अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी। अगर आप अपने पसंद के ही राइटर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एक इमेच्योरिटी कहलाएगी। जैसे आप देखो, बता रहे हैं आपको, एक क्लास में 30 बच्चे हैं। अब आप जानते हैं हर स्कूल में क्लासेस में एक ही कहानी होती है कि भाई हर व्यक्ति के दो चार फ्रेंड होते हैं। वो अब चाहे उनका दोस्त चाहे पढ़ने में अच्छा हो या खराब हो, उन्हीं को अप्रिशिएट करेंगे। दूसरा भले ही क्लास में अच्छा हो उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो ये मतलब एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान नहीं है। हमेशा हमें एक एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की ये पहचान होती है कि जो अच्छा कर रहा है हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो हमारा रिलेटिव फ्रेंड हो या ना हो। वैसे यहाँ पर भी है, आपके अच्छे बुरे लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। अगर आप अच्छे को अच्छा है उसको अच्छा बता रहे हैं तो क्या ही मतलब है, किसी और के अंदर आप चीज़ को झांक के देखिए कि इसके अंदर अच्छा क्या है, और उसको आप जान रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, तब फिर वो अच्छी चीज़ कहलाएगी। तो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कि जिनको आप पसंद करते हैं उनको एडमायर कर रहे हैं और उन्हीं के वर्क से कोई चीज़ जज कर रहे हैं, तो फिर वो ये इमेच्योरिटी कहलाएगी, ये साइन है इमेच्योरिटी का, फिर आप एक अच्छे ट्रेडिशनल राइटर नहीं हैं, ठीक है, एक इनएक्सपीरियंस्ड राइटर माने जाएंगे। अ पोएट शुड नॉट बी कंटेंट विद नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर एज और द पीरियड ऑफ एवर। याद रखना, ये हिंट आपको दे रहे हैं थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के। इनका कहने का मतलब है कि कोई भी पोएट जो वर्क लिख रहा है वो किसी पर्टिकुलर एज से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कुछ लोगों को एलिजाबेथन एज अच्छा लगता है तो उसके उन्हें राइटर सारे अच्छे लगते हैं, कुछ को विक्टोरियन एज अच्छा नहीं लगता, कुछ को मॉडर्निज्म समझे में नहीं आता कि ये लिखे क्या पोएट्स हैं, तो मॉडर्निज्म की फीचर्स को उनके राइटर को पसंद ही नहीं करते हैं।
तो ये फिर चीज़ नहीं है, आपको समझना चाहिए। तो पर्टिकुलर एज के बारे में, पीरियड के बारे में, या कंटेंट जिसके बारे में आप जानते हैं, जैसे मेटाफिजिकल पोइट्री है, सब नहीं उसको पढ़ सकते हैं क्योंकि में फार फेच्ड इमेजेस हैं। अब आप ये कहते हैं यार क्या ही घटिया लिख दिए हैं, तो फिर ये तो आपका मतलब इमेच्योरिटी हुई ना, विवेकहीनता हुई कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। अपने अंदर कमी है वो आप नहीं बता रहे हैं, दूसरे पर आप जो उंगली उठा रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं, तो ये नहीं। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर भी झांकना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ तक हैं, क्या हम जो सामने वाला है क्या हम उसको समझ पा रहे हैं कि वो कहाँ तक है। जब आप उसके लेवल तक आ जाएंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये बात समझना, ये मैंने बता दिया। तो दिस मे बी प्लीजेंट एंड द डिलाइटफुल बट इट वुड नॉट इनकम्पास अ सेंस ऑफ ट्रेडिशन। ये चीज़ आपको अच्छी लग सकती है, आपको सुख दे सकती है, लेकिन ये सेंस ऑफ ट्रेडिशन इसमें नहीं माना जाएगा। टू नो द ट्रेडिशन द पोएट मस्ट जज क्रिटिकली एंड confine himself to the main trends so that he could exclude all that is inconsiderable। तो कहने मतलब ये सब चीज़ें निकाल देना है ताकि हम वर्क को अच्छे जज कर पाएँ। अब वर्क ऑफ आर्ट एंड देयर सिग्निफिकेंस डाउन द एज, तो ये खैर इतना नहीं है, तो मैं होमर उमर से बता ही चुका हूँ, ये कंपेरिजन और कंट्रास्ट को लेकर के है। अब ये ध्यान देना, देखो इलियट क्या कह रहे हैं कि मान लो आपके पास नॉलेज है, तो एक्वायरिंग नॉलेज डज नॉट मीन मेयरली बुकिश नॉलेज बट द कैपेसिटी टू एक्वायर नॉलेज फ्रॉम सेवरल एक्सपीरियंसेस। बुकिश नॉलेज को इन्होंने क्या किया है, खंडन किया है। इन्होंने कहा कि अपने एक्सपीरियंस से भी आपको नॉलेज लेना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे जैसे कि सम कैन ऑब्जर्व नॉलेज ईजिली वाइल अदर्स मस्ट वर्क हार्ड। कुछ तो ईजिली कर लेते हैं ऑब्जर्व, कुछ लोगों को हार्ड वर्क करना। तो शेक्सपियर कुड गैदर मोर नॉलेज अबाउट रोमन हिस्ट्री फ्रॉम प्लूटार्क, जैसे कि शेक्सपियर ने प्लूटार्क से कई जगह रोमन हिस्ट्रीज ली हैं। ठीक है, तो प्लूटार्क दैन मोस्ट मैन कुड फ्रॉम द ब्रिटिश म्यूजियम, और बहुत सारे लोगों ने ब्रिटिश म्यूजियम से पढ़ा है। तो सबका अपने पढ़ने का तरीका अलग है, तो वही बता रहे हैं यहाँ पर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पर्सनैलिटी का जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी आप जान ही रहे हैं भाई। पर्सनैलिटी का मतलब जैसे वही सिंपल सा है कि भाई आप कोई वर्क लिख रहे हैं, उसमें आपके खुद का रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे राइटर हैं, जैसे हम उनका बायोग्राफी पढ़ लेते हैं कि यार जैसे चार्ल्स डिकेंस हैं, मानते हैं कि भाई उनके पिताजी की डेथ हो गई, बाद में उनकी माता जी की डेथ हो गई, तो बेचारा बहुत गरीब था, जैसे तैसे इधर उधर काम उम किया, जेल में पिताजी भी जेल में रहे, फिर पूरा परिवार ही जेल में चला गया। तो जब हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली तो हमारे अंदर क्या हो गया, सिंपैथी आ गई कि यार ठीक है बेचारा गरीब घर का है, उठ रहा है तो उसको प्रमोट करो। तो क्या हो जाएगी कि हमारे अंदर एक दया भाव उसके प्रति जागृत हो जाएगा। तो उसके अंदर टैलेंट है उतना या नहीं है, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, और जिससे क्या होगा कि आगे आने वाले जो भी उसका वर्किंग कल्चर है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और चीज़ें डिस्टॉर्टेड हो सकती हैं। तो इनके कहने का मतलब है जब भी कोई राइटर वर्क लिख रहा है तो उसमें अपना खुद का रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी उसके आइडियाज़ ना हो, कुछ भी उसका बैकग्राउंड उसमें नहीं होना चाहिए। जब ऐसा आप करते हैं तो आप थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वही लिखा, द आर्टिस्ट मस्ट नॉट कंप्लीटली सरेंडर टू लिटरेरी ट्रेडिशन विच इज़ मोर वैल्यूबल दैन इज इंडिविजुअलिटी। अब ये कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल का मतलब ये नहीं कि कोई राइटर दिया है पूरा वही झोंक दे रहे हो, तो इससे जो है इंडिविजुअलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। ही मस्ट अलाउ हिज पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी टू बी मॉडल्ड एंड मॉडिफाइड बाई पास्ट, बल्कि उसका जो पोइटिक सेंसिबिलिटी है वो मॉडिफाई होना चाहिए पास्ट के थ्रू, विच वुड इनेबल हिम टू एक्वायर द सेंस ऑफ ट्रेडिशन। तो बता ही दिया आपको है। ठीक है, तो थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी भी यही कहती है, इसका हम लोग इसके तरीके समझेंगे। चलो भाई यहाँ पर भी, अब यहाँ देखो, द पोएट्स पर्सनैलिटी इज अ मीडियम। अब ये ध्यान देना, देखो पोएट का जो पर्सनैलिटी है वो बेसिकली क्या है, एक मीडियम है, लाइक अ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटालिटिक एजेंट। ठीक, अब याद रखना यहाँ पर जो पर्सनैलिटी दिया गया, पर्सनैलिटी की तुलना की गई है कैटालिटिक एजेंट की। ठीक, और रिसेप्टकल इन विच केमिकल रिएक्शन टेक्स, ये कैटालिटिक एजेंट है। जैसे मान लो हमने कहा ये कोई ग्लास बना दे रहे हैं, ये पोएट का क्या हो गया, मान लो मैंने लिख दिया पर्सनैलिटी। ठीक है, यहाँ समझना। अब ये कैटालिटिक, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये मैंने लिख दिया एजेंट हो गया, ये पूरा ग्लास क्या बना दिया मैंने, एजेंट बना दिया। ठीक, यानी कि ये पर्सनैलिटी है। अब इसके अंदर जो भी रिएक्शन होगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन इसके अंदर करेगा, मतलब ये हमारी बॉडी हो गई, ये हमारी बॉडी है, ये एजेंट हो गया। इसके अंदर ये हमारा माइंड हो गया। ठीक है, और माइंड के अंदर जितने भी थॉट्स आ रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, केमिकल्स हो जाएंगे। इसमें जो रिएक्शन होगा माइंड में, बॉडी ये हो गई, मीडियम हो गया, बॉडी के अंदर ही आपका माइंड है, इसी के अंदर थॉट है। तो ये सब चीज़ें
आपस में क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी। तो यह ध्यान रखना, ये आपका पर्सनैलिटी क्या हो गया, एक मीडियम हो गया, ये एक एजेंट हो गया, इसी के अंदर सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस भाग लेंगे। तो दिस इज द रीजन व्हाई इलियट मेंशंस दैट द ट्रू criticism and sensitive appreciation do not depends on the poet but upon the poetry। तो कहने का मतलब है, जो ट्रू क्रिटिसिज्म होता है वो राइटर के ऊपर ना होकर के बल्कि उसने वर्क कैसा लिखा है उसके ऊपर होना चाहिए। ये बात याद रखना। तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिसिज्म, तो इनके हिसाब से द ट्रू क्रिटिसिज्म मस्ट नॉट बी अपॉन द पोएट बट अपॉन द पोएट्री। पोएट के ऊपर नहीं बल्कि पोएट्री के ऊपर होना चाहिए। अब आपको आगे समझ में आएगा यहाँ पर थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी को अब आपको समझना है। अब देखो कहता है ही कंपेयर्स द माइंड ऑफ द पोएट टू अ कैटलिस्टिक एंड द प्रोसेस ऑफ द पोएटिक क्रिएशन टू द प्रोसेस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब ये माइंड जो है इसे कैटालिटिक एजेंट बना दिया गया, ध्यान रखना, ठीक है। और जो पोएटिक क्रिएशन है यानी कि जो थॉट्स हैं, ठीक है, उसे केमिकल रिएक्शन के रूप में दिखाया गया यहाँ पर, ठीक। जो कैटालिटिक एजेंट बताया था ना पर्सनालिटी, वो आप माइंड समझिए, और उसके बाद में जो थॉट्स रहेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे। तो जस्ट एज केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिटिक एजेंट। देखो ये माइंड मैंने कह दिया है, और यहाँ पर ये जो है ये थॉट्स वगैरह हैं, ठीक है। अब इसके माइंड और इसी के अंदर जो है जो रिएक्शन होगा, ध्यान रखना, जो थॉट्स आएंगे, तो द पोएट्स माइंड फंक्शंस एज द कैटालिटिक एजेंट फॉर अ कंबाइनिंग डिफरेंट इमोशंस इनटू समथिंग न्यू। अब जो पोएट का माइंड है, ठीक है, ये कैटालिटिक एजेंट हो गया, इसमें विभिन्न प्रकार के इमोशंस थॉट आएंगे, उनको कंबाइन करेगा, ठीक। अब वैसे इसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल्स मिले होंगे, एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल, जैसे सपोज देयर इज अ जार, तो ये मान लो, ये मैंने इसको जार समझ लो, ठीक है, यही जार है, ये जार हो गया। अब इसमें आपका ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया गया है, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलाया गया है, इसमें SO2 और प्लस O2, ये आपके मिले हुए हैं, ठीक। ये दो केमिकल्स हैं, ये मिले हुए हैं, और ये आपका जार यानी कि ग्लास हो गया। तो दीज टू गैसेस कंबाइंस टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। अब इन दोनों से मिलकर के क्या बनेगा, SO2 4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, ये हो गया। ओनली व्हेन अ फाइन फिलामेंट ऑफ प्लेटेनियम इज इंट्रोड्यूस्ड। अब जब इसमें SO2 और O2 मिल गया तब SO2 4 बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें क्या होगा, एक ऐसे करके एक जार डाला जाएगा, जार, ठीक, वो भी किसका होगा, प्लेटेनियम का। प्लेटिनियम का मतलब एक राड डाली जाएगी जो भी है, into the jar, and the combination takes the place only in the presence of the piece of platinum। और अब जो इसमें होगा रिएक्शन वो प्लेटिनियम के प्रेजेंस में होगा। यानी कि अभी आप यहाँ पर समझना, माइंड, माइंड, ठीक है, जब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के थॉट इमोशंस मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि SO2 और O2 मिल रहा है, इससे सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ है। अब ये केमिकल बन के तैयार हो गया, रिएक्शन हो गया। अब इसके बाद में क्या, इसमें फिलामेंट जब इसमें डाला जाएगा, ठीक है, प्लेटिनम का, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखना है। क्या फिलामेंट में कोई प्रभाव पड़ता है प्लेटिनम की फिलामेंट में या नहीं पड़ता है। अगर पड़ रहा है तो समझ लेना बेकार है, नहीं पड़ रहा है तो समझ लेना। वैसे यहाँ पर माइंड बताया जाएगा कि हमारे बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के थॉट इमोशंस आते हैं, लेकिन हमारा माइंड जो है बिना उन सब चीज़ों से प्रभावित हुए अपना ओरिजिनलिटी को प्रोड्यूस करता है ना, अपनी खुद की आइडेंटिटी को बिना उसमें इंट्रोड्यूस करे वर्क में चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर वो थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी कहा जाएगा। तो द कैटालिस्टिक दैट हैस्टेंस द रिएक्शन, तो इससे क्या होगा, कैटालिस्टिक क्या करता है, रिएक्शन को और तेज कर देता है। दो द मेटल इटसेल्फ डज नॉट अंडरगोज एनी चेंज, और जबकि रिएक्शन होने के बावजूद भी उस मेटल में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, वो कैसा रहता है, हमेशा अनअफेक्टेड रहता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जब भी इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वैसे हमारा माइंड है, थॉट इमोशंस इसमें प्रोसेस करेंगे, लेकिन जब हम वर्क लिख रहे हैं विभिन्न प्रकार के थॉट्स इमोशंस आएंगे, लेकिन हमारा दिमाग बिल्कुल भी उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, चीज़ों को हटा दे रहा है और एकदम ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क को लिख रहा है, तो समझ लेना वो क्या है, वो एक कैटालिटिक एजेंट यानी कि प्लेटिनम का एक फिलामेंट हो गया जो बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर देखो, देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिला, ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गए, दो केमिकल्स हो गए। अब इसमें देखो प्लेटिनम का कैटालिस्ट एजेंट जो है, यहाँ पर प्रेशर कंडीशन बनाई है, ये डाला गया इसमें।
अभी जब दोनों ने इसमें किया तो क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया आपका, ठीक है। लेकिन जब आप सल्फ्यूरिक एसिड बना तो इसके अंदर कोई भी ट्रेस जो है आपको प्लेटिनम का देखने को नहीं मिला। मतलब कैटालिटिक एजेंट का जरा सा भी कोई इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये अनअफेक्टेड रहा, ये प्रभावित नहीं हुआ। हालांकि जो रॉड थी, फिलामेंट था, वो इसमें पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे यहाँ पर देखो, ये फीलिंग हो गई और ये इमोशंस हो गए, ये दो क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए। अब ये पोएट का जो माइंड है ये आपका कैटलिस्ट है, यानी कि प्लेटिनम का एक फिलामेंट हो गया। अब जब ये जो है प्रोसेस करेंगे वर्क कंपोजिशन के, तो इसमें जो पोएट का माइंड है वो बिना अफेक्टेड रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखो पोएम प्रोड्यूस हो गई, लेकिन इसमें कहीं पर भी पोएट के अपने खुद के विचार, अपनी खुद की आइडेंटिटी इस वाले वर्क में रिफ्लेक्ट नहीं हुई। और जब ऐसा होता है तब जाकर के एक ग्रेट ट्रेडिशनल वर्क प्रोड्यूस होता है। भैया जी, अगर आपको ये वाला जो है बढ़िया लग रहा हो तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बड़ी मेहनत लगती है चीज़ों को बताने में। तो यहाँ देखो वही लिखाया गया है, द माइंड ऑफ द पोएट इज कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन फ्रेमिंग फॉर्मिंग इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस। तो माइंड पोएट का क्या है, हमेशा लगातार उसमें इमोशंस आती रहती हैं, ठीक है, उसमें एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं, और बाद में क्रिएटिंग देम इनटू अ न्यू होल, और एक नया वर्क वो बना देती हैं। बट द न्यू कॉम्बिनेशन डज नॉट कंटेन इवन अ ट्रेस ऑफ द पोएट्स माइंड। और जब नया वर्क बनता है लेकिन उसमें कहीं पर भी आपको कुछ भी ट्रेस नहीं मिलता है पोएट के पर्सनालिटी का। तो यही है भी, इलियट सेज दैट द टेस्ट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ एन आर्टिस्ट इज द कंप्लीटनेस विद विच इज माइंड डाइजेस्ट एंड ट्रांसम्यूट द पैशन। इसमें क्या करता है कि जितनी भी चीज़ें, मैच्योरिटी वाली बात कह रहे हैं कि जो चीज़ बाहर जाती है उसका माइंड सब डाइजेस्ट कर जाता है, ट्रांसम्यूट कर देता है पैशंस को, ठीक है। वही चीज़ बताइए, बाकी अब इसमें कुछ भी नहीं। तो इसमें एक डेफिनेशन बोली गई है, तो आपको पता ही होना चाहिए, पोएट्री इज नॉट द टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, है ना। पोएट्री क्या है, बेसिकली टर्निंग लूज ऑफ इमोशन नहीं है, ये आपको पता ही है। द माइंड ऑफ द पोएट्री तो हम लोग देख ही चुके हैं, इसको भी देखिए यहाँ से ये वाले इंपॉर्टेंट है। पोएट्री इज ऑर्गेनाइजेशन रादर देन इंस्पायरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना किसने बोला है, तो ये इलियट महोदय ने बोला है। इसको इंपॉर्टेंट में लगा लो, कहीं भी आ सकती है, ठीक। पोएट्री क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्पायरेशन नहीं है। ये तो वही चीज़ बार बार घूम करके आ रही है, तो इसको आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आर्टिस्ट एंड इमोशंस, तो मैंने आपको यही बताया था कि भाई यहाँ ध्यान दो, देखो ये, हाँ ये एक चीज़ यहाँ ध्यान दे लो। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द आर्टिस्टिक इमोशन एंड पर्सनल इमोशन। तो यहाँ पर इन्होंने देखो दो प्रकार के इमोशंस बताई हैं, ये याद रखना है आपको। आपसे पूछा जाए भैया जी हु गेव टू टर्म्स, आर्टिस्टिक इमोशन है पर्सनल इमोशन, तो आर्टिस्टिक इमोशन और पर्सनल इमोशंस किसने दिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है किसने दिए हैं, टी.एस. इलियट ने। कहाँ दिए हैं, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में दिए हैं। तो इसमें कहते हैं फॉर एग्जाम्पल द पोएम ओड टू नाइटिंगेल, ये भी ध्यान रखना है कि इस वाले वर्क में ओड टू नाइटिंगेल को जज किया गया है, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पीजीटी वालों के लिए, नेट वालों के लिए। नेट में ऐसे वर्क पूछते हैं जब किसी वर्क के अंदर कोई दूसरे वर्क का जो है एल्यूजन होता है, तो वो वाला काफ़ी ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड या फिर इंपॉर्टेंट बन जाता है, वही पेपर में आता है। तो ओड टू नाइटिंगेल बाय किड्स कंटेन्स अ नंबर ऑफ इमोशंस, तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुत सारी इसमें इमोशंस होती हैं विच हैव नथिंग टू डू विद द नाइटिंगेल, जिसका नाइटिंगेल से कोई लेना देना ही नहीं। ध्यान रखना, अभी आपको डिफरेंशिएशन बताया जा रहा है आर्टिस्टिक इमोशन में और पर्सनल इमोशन में क्या अंतर है। आपने ओड टू नाइटिंगेल पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि पीजीटी की तैयारी करने तो पढ़ा होगा। तो आपने देखा होगा कि यार कहानी तो नाइटिंगेल के ऊपर है, लेकिन नाइटिंगेल का कहीं कोई जिक्र ही उसमें ज़्यादा नहीं आ रहा है, अपनी खुद की इमोशंस उसमें ला रहा है। तो ध्यान देना, तो विच हैव नथिंग टू डू द नाइटिंगेल, और ऐसी इमोशंस लाई हैं जिसका नाइटिंगेल से कोई लेने देना नहीं है। तो इलियट मेंशंस दैट द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड द इवेंट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट। तो जो डिफरेंस होता है वो आर्ट और इवेंट के बीच में एकदम एब्सोल्यूट होता है। तो द पोएट हैज़ नो पर्सनैलिटी टू एक्सप्रेस बिकॉज ही इज मेयरली अ मीडियम। तो यही चीज़ बता रहा है कि यार पोएट्री को अपनी पर्सनैलिटी एक्सप्रेस नहीं करनी चाहिए, एक मीडियम है वो। और जबकि इलियट कीट्स महोदय जी क्या करते हैं, बात तुम नाइटिंगेल की कर रहे हो, यार नाइटिंगेल की कर रहे हो तो तुम नाइटिंगेल के बारे में बताओ ना, आर्टिस्टिक इमोशन लाओ ना, तुम उसमें पर्सनल इमोशन का हाय डाल दे रहे हो अपनी खुद की, कि डू आई वेक और स्लीप, है ना, ओ ड्रॉट फॉर अ विंटेज, ये सब चीज़ें क्या है, इसमें अपनी खुद की जो है पीड़ा उसमें एक्सप्रेस कर रहे हो।
तो इसमें इन्होंने क्या कर दिया, पर्सनल इमोशन कर दी। आप लिख रहे थे नाइटिंगेल के ऊपर, नाइटिंगेल के बारे में बताते हैं, नाइटिंगेल के बारे वो क्या सोचती है, कैसे क्या करती है, वो आर्टिस्टिक इमोशंस हो जाती है। लेकिन नहीं, अपनी तो लकड़ी करनी है उसमें, है बस। ठीक है जी, ध्यान देना। एलियट दस रिजेक्ट रोमांटिक सब्जेक्टिविज्म। देखो आपको पता ही है कि भाई जो फ्यूचर है ना रोमांटिसिज्म की, वो सब्जेक्टिव है, क्योंकि जितने भी रोमांटिक राइटर रहे हैं मोस्टली उन्होंने अपने ऊपर ही लिखा है, इसीलिए एलियट ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये भी याद रखना कि सब्जेक्टिविज्म को रिजेक्ट किसने किया, एलियट महोदय ने किया। तो ये बता रहे हैं कि इमोशन जो पोएट्री के हैं बेसिकली डिफरेंट है पर्सनल इमोशंस, तो आपको बता ही दिया, उसमें कुछ कहने वाली बातें नहीं है। ठीक है, चलो, तो एक चीज इसमें है। अब याद रखना कि रिजेक्शन कर दिया वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएट्री को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगर आपसे ये वाला प्रश्न पूछ लिया जाए कि भैया इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क टी एस एलियट रिजेक्ट्स वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री, तो आंसर हो जाएगा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ठीक है जी, तो दिमाग में रखिएगा। या फिर इस तरीके से प्रश्न बना दिया जाए कि भैया हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री, तो आपको पता होना चाहिए कि भी सैमुअल टेलर कॉलेज भी हैं जिन्होंने बायोग्राफी लिटरेरी में इनको क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, अगर वो नहीं है तो फिर ये इलियट महोदय जी हो जाएंगे। क्या क्या है, इलियट रिजेक्ट्स वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री दैट क्लेम्स टू हैव इट्स ओरिजिन इन द इमोशन रिकलेक्टेड एंड ट्रंक्विलिटी। तो इस चीज़ को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, इन्होंने माना है वर्ड्सवर्थ ने कि भाई पोएट्री क्या है, बेसिकली वो पोएट्री इज क्या, इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स, है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई इमोशंस जो है रिफ्लेक्टेड ट्रंक्विलिटी वाली जो बात इन्होंने की है कि भाई जो हमारी पोएट्री मतलब ऐसा क्या होता है, जैसे समझिए वर्ड्सवर्थ महोदय जी कहते हैं कि मान लो जैसे आप एकदम शांति में लेटे हुए हैं सोफे पर बढ़िया मस्त, अचानक से क्या होगा कि आपकी भावना इतनी तेज हो जाएंगी और ऑटोमेटिक आप गाने लगते हैं। तो इनका ये मानना है कि जब आप शांत होते हैं तभी हमारे अंदर से जो है भावनाएं तीव्र हो जाती हैं, और जिससे व्यक्ति जो है कोई पोइट्री गाने लगता है या फिर कंपोज करने लगता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये सब बाह्य चीज़ें हैं, इसीलिए इलियट महोदय जी ने इनका जो है रिजेक्ट कर दिया। and points out that in the process of poetic composition emotions recollection or tranquility are not found। इन्होंने कहा कि जब ये जो पोएटिक कंपोजिशन होती है तो उसमें ये सब इमोशन विमोशन रिकलेक्शन इलेक्शन ये सब नहीं होता है, फर्जी पड़ा ये। इन द पोएटिक प्रोसेस देयर इज ओनली कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड अ न्यू थिंग। तो ये बात याद रखना, इनके हिसाब से क्या है कि एक्सपीरियंस का कंसंट्रेशन होता है और जिससे क्या होती है, एक नई चीज़ बनती है। ठीक, द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन इज नीदर कॉन्शियस और नॉट डेलिबरेट, इट इज द पैसिव वन। अब ये बात याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा है कि पोएटिक प्रोसेस में कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपीरियंस जरूरी है, एक तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। अब दूसरा ये कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन जो होता है बेसिकली ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता है, ठीक है, ना ही ये डेलिबरेट एफर्ट होता है, बल्कि एक पैसिव वन होता है, याद रखना। तो अगर ये पूछ लिया जाए द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन इज एक्टिव प्रोसेस पैसिव प्रोसेस, तो आंसर हो जाएगा पैसिव प्रोसेस। ठीक, द एलिमेंट इन द पोएटिक प्रोसेस आर कॉन्शियस एंड डेलिबरेट। अब जो पोएटिक प्रोसेस में रहेगा उसमें जो है कॉन्शियस और डेलिबरेट मतलब जो है एलिमेंट्स होने चाहिए। अ बैड पोएट इज अ कॉन्शियस वेयर ही शुड बी अनकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस वेयर ही शुड बी कॉन्शियस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से याद रखता है कि किसने कहा है कि अ बैड पोएट इज कॉन्शियस वेयर ही शुड बी अनकॉन्शियस। इन्होंने कहा ये एक बैड पोएट वो है जो जिसे ये पता है कि जहाँ पर कॉन्शियस होना चाहिए वहाँ पर अनकॉन्शियस हो जा रहा है, और जहाँ पर अनकॉन्शियस होना चाहिए वहाँ पर कॉन्शियस हो जा रहा है, तो वो बैड पोएट होता है। ये किसने बात बोली है, तो ये बोली है इलियट महोदय ने। ये वाली डेफिनेशन आ सकती है क्योंकि पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप ऑफ इमोशन, है ना। तो ये वाली तो फेमस है, ये आएगी तो सब कोई जान लेगा। तो जहाँ जहाँ मैंने फोकस करा उस पर आपको ध्यान देना। ठीक, अभी पार्ट 3 में है तो भैया आपको पता होना पार्ट 3 में क्या है, केवल कंक्लूजन है। तो यहाँ देख लो, इन्होंने कहा है कि पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, ठीक है, बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, अगर ये कहा जाए भैया हु सेड दैट पोएट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, टी एस एलियट, ठीक है, बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन ऑफ पोएट मतलब नहीं है, बल्कि पर्सनालिटी से आपको बचना है। ठीक है, पोएट्री जो है आपकी इमोशंस को बहाने के लिए नहीं है कि पोएट्री में आप इमोशंस बहा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम लोगों ने कवर किया है। अगर आपको ये वाला क्रिटिकल
कह सकते हैं ट्रेटाइज अगर आपको बढ़िया लगा है तो आप कमेंट में मेंशन करना ना भूलें। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा द स्टडी ऑफ पोइट्री। मैं आपको सारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी पूरा कराऊंगा धीरे धीरे, अगर आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तब। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।